आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। आज हमने शो में संभल हिंसा के संपूर्ण विश्लेषण को शामिल किया है। अगले 1 घंटे हम संभल हिंसा की एक अनदेखी तस्वीर और विवाद से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। पहली खबर, संभल में 4 लोगों की मौत से जुड़ी हुई होगी। आखिर 4 मुस्लिम युवकों की मौत का सच क्या है? गोली किसने चलाई और 315 बोर की गोली वाली थ्योरी कहां से आई? वीडियो की मदद से इस रहस्य को डिकोड करेंगे। संभल हिंसा के 10 एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, छतों पर पत्थर कहां से आए और वो कौन था जो उपद्रवियों से अमन की अपील कर रहा था। सारे वीडियो सबूत के साथ आपके सामने रखें। तीसरी खबर में संभल हिंसा के पूरे विवाद की फाइल खोलेंगे। बताएंगे हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद वाला विवाद क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रिवीजन भी आपको करवाएंगे ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। भारत की बात में 8:30 बजे संभल का संपूर्ण सत्य बताती स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए होगी। इस पूरे विवाद की ABCD बताने वाले अतीत के वो अध्याय खोलेंगे जो इस विवाद का कारण बने। लेकिन पहले बात संभल हिंसा के दृश्यों की कर लेते हैं। तो भारत की बात में आज की कवर स्टोरी का सवाल यही है कि संभल को जलाने का जिम्मेदार कौन है। शो में आज हम दर्शकों के लिए संभल पर जारी सियासी कलह का विश्लेषण करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक विरोध की हर आवाज, विरोध की हर तस्वीर, साथ ही इस विवाद में उठ रही मंदिर मस्जिद वाले धार्मिक विवाद की चिंगारियां भी आपको दिखाएंगे। पुलिस की तरफ से जारी हिंसा के उन वीडियोस को भी डिकोड करेंगे जिसमें शांत संभल को आग के शोलों में जलाने की पूरी कहानी छिपी हुई है। सबसे बड़ा सवाल उन 4 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है। आखिर उनकी मौत का वीडियो कनेक्शन क्या है? लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रविवार को हिंसा के बाद से अब तक संभल में क्या क्या हुआ है। संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। चारों लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसमें देसी बंदूक की गोली से मौत होने की बात कही गई है। इससे पहले मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने बताया था कि रिपोर्ट में 315 बोर की गोली का जिक्र है। एसपी ने 15 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी दी है। अब तक हिंसा को लेकर 25 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक पुलिस की तरफ से कुल 7 FIR दर्ज की गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। दोनों पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। इसके अलावा CCTV फुटेज और ड्रोन के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही संभल हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन रविवार की हिंसा के बाद संभल में आज शांति दिखी। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखी। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद उस वीडियो की करेंगे बात जो इस पूरी हिंसा में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं जामा मस्जिद के ठीक बाहर की। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं। सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है। संभल में इस वक्त हालात जो है वो ज़रूर काबू में हैं, लेकिन स्थिति जो है वो थोड़ी संवेदनशील जो है वो ज़रूर बनी हुई है। ये अचानक नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने बलवा करने वाले लोग थे उनको प्रेरित किया है और उन लोगों पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ। कुछ लोग जो है वो ज़रूर मार्केट में निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है। पुलिस का जो फ्लैग मार्च है वो लगातार जारी है।
संभल में सांप्रदायिक हिंसा के दृश्य आपने देखे। हमने आपको उपद्रवियों की तरफ से पत्थरबाजी के वीडियो भी दिखाए, तो पुलिस की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें भी दिखाई, जो इस वक्त भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन चर्चा उन सवालों की करेंगे जो हिंसा में 4 मौत के बाद खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल ये कि क्या पुलिस को इतने बड़े उपद्रव की आशंका नहीं थी? क्या यह हिंसा को लेकर पुलिस इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है? संभल हिंसा में आखिर 4 लोगों की मौत कैसे हुई? क्या 4 लोगों की जान पुलिस की फायरिंग में हुई? क्या उपद्रवियों की तरफ से गोलियां चलाई गई जो इन लोगों को लगी? 2 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 315 बोर की गोली लगने की थ्योरी का सच क्या है? सवाल यह भी है कि अगर पुलिस की गोली से जान गई, जैसा मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है, तो क्या पुलिस के पास फायरिंग के अलावा भीड़ को काबू करने का कोई और विकल्प या रास्ता नहीं था? पुलिस एक्शन के वीडियो और दोनों पक्षों के दावों को सामने रखती हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा में करीब 1 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो पर पक्ष विपक्ष के नेता जुबानी आग उगल रहे हैं। विपक्षी नेताओं का एक बड़ा धड़ा इस वीडियो को आधार बनाकर पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हुई वो पुलिस फायरिंग में मारे गए। आपको बता दें कि मारे गए चारों युवक मुस्लिम समुदाय के थे। अब सबसे पहले इस वीडियो को डीकोड करते हैं। संभल में विवादित स्थल के पास एक गली में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात दिखे। पुलिसकर्मियों पर उपद्रवियों की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे। वीडियो में सड़क पर ईंट और पत्थर पड़े दिख भी रहे हैं। वीडियो में कुछ पुलिस वालों के हाथों में हथियार भी नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों को टारगेट करते हुए पुलिस हथियारों का इस्तेमाल भी करती हुई देखी जा सकती है। पुलिस की तरफ से भी कुछ वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें दूसरे एंगल से पथराव की तस्वीरें कैद हैं। अब इस वीडियो को लेकर पुलिस और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है वो जान लीजिए। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई। दूसरी तरफ मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई। मृतक बिलाल के परिजनों का कहना है कि सीओ के आदेश पर गोली चलाई गई जिसमें उसकी जान गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सिर्फ रबर बुलेट चलाई है। मुस्लिम पक्ष ने गोली चलाने वालों के लिए फांसी की मांग की है, तो दूसरी तरफ घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संभल सीओ है, संभल सीओ ने गोली की वो दी इजाजत और 3-4 लोग मर गए, उसमें मेरा भाई भी था, मेरा भाई मर गए। हाँ, मेरे बच्चे की खबर आई, क्या वो गोली लग गई उसके, नईम के गोली लग गई। जीत की बहुत दूरी से जाकर पुलिस ने गोली मारी है, बहुत दूरी से मारी। मेरे बच्चे के पुलिस ने मारी है, मेरे जी बहुत दूर आ चुके थे वो। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। इस बीच 2 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनको 315 बोर की गोली लगने की बात सामने आई है। हमारी रिसर्च के मुताबिक 315 बोर वाली गन का इस्तेमाल पुलिस भी करती है और अवैध तमंचों में भी इसका इस्तेमाल असामाजिक तत्वों की ओर से किया जाता है। सवाल उठता है कि जिस वीडियो को लेकर पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है, क्या उस वीडियो में पुलिस के हाथ में 315 बोर वाली राइफल है? देखिए, ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है ये एक पिस्टल है। ग्लॉक पिस्टल भी होती है, रशियन पिस्टल होती है और दूसरी बहुत सारे कंट्रीज से पिस्टल उत्तर प्रदेश पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, तमाम पुलिस को दी गई हैं। तो ये छोटी जो पिस्टल है वो एक ग्लॉक पिस्टल हो सकती है और दूसरा जो बड़ा गन है वो AK-47 है, वो भी रशियन मेड है। एक्सपर्ट्स की राय जो भी हो, लेकिन एबीपी न्यूज इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। हमारा मकसद दोनों पक्षों के दावों को दिखाते हुए सच को सामने लाना है। फिलहाल गोली किसने चलाई, इस सवाल पर सस्पेंस बरकरार है।
संभल के डीएम से लेकर एसपी तक पुलिस के दोनों आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हिंसा के दौरान पुलिस की तरफ से सिर्फ रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया और वही चलाई गई। लेकिन एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने दोनों अधिकारियों से अलग दावा किया है। अनुज चौधरी इस हिंसा में घायल हुए थे। उनका कहना है कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार है। सवाल उठता है कि क्या फायरिंग का सच छिपाया जा रहा है। दोनों तरफ के दावे सुनिए। इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि एक पिस्टल से जो है वो सीने सर के ऊपर से गोली चलाई जा रही है। उसको तो वो कम से कितना कम जायज है? 5-6 बार क्लियर कर दिया गया है। वो पिस्टल नहीं है, वो रबर पैलेट गन है और उसको क्लियर कर दिया गया है और दोबारा क्लियर कर दे रहा हूँ, वो पिस्टल नहीं है। पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे। संभल हिंसा के बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे के दिन तक जिले में सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था। दूर दूर तक किसी तरह की हिंसा की कोई आशंका नहीं थी। फिर अचानक रविवार को क्या हुआ कि संभल सुलग उठा। अब इस मामले में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं की भूमिका भी जांच के घेरे में आ चुकी है। पुलिस ने संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज के कैमरे में जफर अली को हिरासत में लिए जाने का एक्सक्लूसिव वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। जफर अली खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे टीम के आने के बाद मस्जिद की हौज का पानी बाहर निकलते दिखा, जिससे भीड़ भड़क उठी और हिंसा की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज को पुलिस ने बताया है कि साक्ष्यों सबूतों के आधार पर सदर को हिरासत में लिया गया। इस मसले पर धर्मगुरुओं के बीच कैसे वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, वो भी सुनिए। शासन गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है, अपने बचाव में कह रहा है। एसडीएम साहिबा ने जब ये आदेश दिया कि इसे खाली किया जाए, उस पानी को देखकर ज्यादा भीड़ आई और ये अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि मस्जिद की खुदाई हो रही है बिना कोर्ट के आदेश के। जब 2024 में कोर्ट के आदेश पर अगर जांच करने जाएं एजेंसियां, तो उसके बाद हिंसा भड़क जाएगी और हिंसा में कई लोग मर जाएंगे। आप कल्पना करिए 2034 में, 44 में क्या होगा। वो भारत का दृश्य हम लोग कल्पना कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। अब संभल हिंसा पर जारी सियासी कलह का चैप्टर खोलते हैं। रविवार को संभल में हिंसा हुई और आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सरकार को घेरने के तमाम दूसरे मुद्दों के साथ संभल को लेकर भी विपक्ष के तेवर आक्रामक दिखे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान डिंपल यादव समेत पार्टी के दूसरे सांसद भी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश ने स्पीकर को बर्क पर हुई एफआईआर की जानकारी दी और पूरे मामले में दखल देने की मांग की। यहां आपको एक बार फिर से बता दें कि एसपी सांसद बर्क के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। संभल के मुद्दे पर अब हिंदू मुस्लिम वाली जुबानी फाइट शुरू हो गई है। विपक्ष जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट करने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता विपक्ष पर हिंसा के बहाने सियासी रोटियां सेकने के आरोप लगा रहे हैं। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा, और किसने कराया? सरकार ने कराया। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी असामाजिक तत्वों को जाकर के वहाँ गाली गलौज करने की? उन्होंने लाठीचार्ज किया और सीधे सीधे गोली चलाई, और जब गोली चलाएगी तो आदमी फिर पत्थर भी नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ करके संभल को आग में झोंका है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक दल के बेटा, वहाँ के कट्टरपंथी, उतने लोग कहाँ से आ गए? हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? ये सरकार प्रायोजित हिंसा है, ये साजिश के तहत कराई गई हिंसा है। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। विपक्ष के
योजना से सुनियोजित घृणित घटना है और ये भारत को जलाना चाहते हैं। पूरी तरीके से भाजपा एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। अगले 50 साल का बीजेपी आरएसएस को पिच बना के दी जा रही है, एक नए बाबरी मस्जिद की पिच। राजनीति के बाद अब संभल में जामा मस्जिद की हिस्ट्री वाली फाइल्स खोलते हैं, जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 22 दिसंबर 1920 से ही उसका संरक्षण कर रहा है। एएसआई की वेबसाइट पर इस मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बताया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष मंदिर बताकर इस पर दावा करता आया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 16वीं शताब्दी की मस्जिद बताता है। हिंदू पक्ष के मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट से ही संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में मंदिर से जुड़े कोई निशान नहीं है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह के दावे बहुत दिनों से किए जा रहे थे, लेकिन 19 नवंबर को इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और ये अदालत तक जा पहुंचा। 19 नवंबर 2024 को संभल के सिविल कोर्ट में 8 लोगों की तरफ से अर्जी दी गई। अर्जी में कहा गया कि 1527 से 28 के बीच सदियों पुराने मंदिर को तोड़कर शहर की शाही जामा मस्जिद बनाई गई। अर्जी में यह भी कहा गया कि बाबर के सिपहसालार हिंदू बेग ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। यह भी दावा किया गया कि भगवान कल्की को समर्पित हरिहर मंदिर पर जामा मस्जिद कमेटी का अवैध कब्जा है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कुछ ही घंटे के भीतर सर्वे का आदेश देकर एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया और उसी दिन यानी 19 नवंबर को सर्वे शुरू भी हो गया। अदालत ने इस मामले में जितनी तेजी से फैसला सुनाया और जिस तेजी से इस पर अमल शुरू हुआ, अदालती और सरकारी कामकाज में आमतौर पर इतनी तेजी दिखती नहीं है। संभल के सिविल कोर्ट में दोपहर 1:30 बजे अर्जी दी गई। दोपहर 3:30 बजे यानी सिर्फ 2 घंटे में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। इसके पौने 3 घंटे बाद शाम 6:15 बजे सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई और करीब 1.5 घंटे बाद यानी शाम करीब 7:45 बजे पहले दिन का सर्वे पूरा भी कर लिया गया। पहले दिन कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। 22 तारीख को शुक्रवार यानी जुमे की नमाज की वजह से सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए सर्वे के लिए 24 नवंबर यानी रविवार का दिन तय किया गया। रविवार को सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हुआ और कुछ ही देर बाद जामा मस्जिद के आसपास बवाल शुरू हो गया। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से चर्चा में आ गया। आपको आसान भाषा में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी समझा देते तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में वजूद में आया। इसे नरसिम्हा राव के शासन के दौरान बनाया गया था। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 तक जिस धार्मिक स्थल का जो भी स्वरूप था आगे भी वही बना रहेगा। आजादी के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की पहचान बदलने का प्रयास किया गया तो वो गैर कानूनी होगा। कानून में यह भी कहा गया था कि किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप पर अगर 15 अगस्त 1947 के बाद विवाद हो तो अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को अगर कहीं मंदिर था तो आगे भी वो मंदिर ही रहेगा। इसी तरह आजादी के समय अगर देश के किसी हिस्से में कहीं कोई मस्जिद थी तो वो आगे चलकर भी मस्जिद ही रहेगी। हालांकि अयोध्या विवाद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था और संभल वाला मामला भी बाहर ही है। इसकी वजह भी समझ लीजिए। तो आपको बता देते हैं इस मामले में अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है, वो सुनवाते हैं आप। इस बीच आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बता रहा हिंदू पक्ष कॉन्फिडेंट है। वो अपनी बात साबित करने के लिए कल्की पुराण से लेकर ब्रह्मांड पुराण तक का हवाला दे रहा है और संभल की जामा मस्जिद को भगवान विष्णु के कल्की अवतार से जोड़ रहा है। संभल की इस जामा मस्जिद को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्म है। हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि इसी मस्जिद के आसपास की गलियों में पत्थर चले, गोलियां चली, 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने संभल के हालात तो संभाल लिए, हिंसा की आग भी बुझा दी,
लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। गुस्से की आग अभी भी सुलग रही है और कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जिसे शाही जामा मस्जिद बता रहा है, हिंदू पक्ष उसे ही हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। सवाल यह है कि संभल की जामा मस्जिद क्या वाकई मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? हिंदू पक्ष जिस हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा कर रहा है, उसमें दम कितना है? दस्तावेजी सबूत के आधार पर हम इनके जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चले कि हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर को भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की भविष्यवाणी से जोड़ता है। दरअसल संभल में विवाद से लेकर हिंसा तक सब कुछ कई सवालों में उलझा हुआ है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को इस मामले में अभी कोई भी आम राय बनाने से बचना चाहिए। पहले भी मंदिर मस्जिद वाले विवादों का निपटारा कोर्ट से शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है। इस मामले में भी अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन तब तक हम सभी पक्षों से यही अपील करेंगे कि शांत रहें, अफवाहों से बचें और असामाजिक तत्वों को माहौल बिगाड़ने का मौका बिल्कुल भी न दें। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता है कि यूपी के संभल में हुई हिंसा का पूरा सच क्या है। एक सर्वे को लेकर बवाल इतना कैसे बढ़ गया कि हिंसा में 4 जानें चली गई। संभल हिंसा में 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से ज्यादातर के पास चाकू और दूसरे हथियार मौजूद थे। संभल में मस्जिद के पास की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई, वो पत्थरों से पटी हुई थी। बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस और प्रशासन से भी पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी पूरी व्यवस्था भीड़ को जमा होने और फिर उनको रोकने में नाकाम क्यों रही? राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आज हम आपको भारत की बात पे दिखाने जा रहे हैं कि संभल में हिंसा हुई क्यों, इस पूरे विवाद की जड़ में आखिर है क्या। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो संभल रविवार सुबह तक बिल्कुल शांत था, वहां हिंसा का ज्वालामुखी आखिर कैसे धधक उठा। शांत रहो, जो बनवा कर लो, कौन क्या कह रहा है? आपको चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। नालियों में पत्थर इतने ज्यादा जो है वो फेंके गए कि नालियों में जो पत्थर हैं वो भी अटक गए और अब उनको जो है वो यहाँ नालियों से भी साफ किया जा रहा है। आज हम बताएंगे कि संभल की बाबरी मस्जिद कही जाने वाली शाही जामा मस्जिद की चौहद्दी में हिंसा का चक्रव्यूह कैसे रचा गया। उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए? तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है। सड़क पर पत्थरों की ये चादर किसने बिछाई? कोई ऐसे ही धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। पूरे शहर को इन लोगों ने आग में झोंक दिया। हजारों की नकाबपोश भीड़ मस्जिद के बाहर कब, क्यों और कैसे जमा हुई? ये शाही जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के ठीक बाहर जो गाड़ियां हैं वो अभी भी जली हुई अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो कि ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से जो बलवाई है, जो दंगाई है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और फिर जो है वो ताबड़तोड़ यहाँ पर पत्थर जो है वो भी यहाँ पर बरसाने लगे और रास्ते में जो भी गाड़ियाँ जो भी वाहन जो है उन्हें दिखाई दिए उनको जो है वो आग के हवाले कर दिया। मकसद जो है वो यही था कि किसी तरीके से जो शांति व्यवस्था है, जो कानून की प्रक्रिया है, उसमें बाधा डाला जाए। ऐसे हर सवाल का जवाब जानने के लिए हम रविवार सुबह से ही शुरू करते हैं। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का संभल हर सुबह की तरह अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। धुंध और कोहरे की चादर में लिपटे शहर की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी थी। संभल की
शाही जामा मस्जिद के दरवाजे पर ठीक इसी तस्वीर की तरह कोई मौजूद नहीं था और फिर यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद एक सर्वे टीम पहुंची। संभल की शाही जामा मस्जिद पर इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कोर्ट कमिश्नर की टीम है वो इस वक्त मुआयना कर रही है शाही जामा मस्जिद के बाहरी इलाके का, और ये जो दूसरा गेट है उस पर ये खड़े हुए हैं इस वक्त। और ये जो है सुबह 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे और लगभग तस्वीरें रविवार सुबह ठीक उसी वक्त की हैं जब सर्वे टीम मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। सर्वे टीम के साथ पुलिस की टुकड़ी भी दिखाई दे रही है। जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। अगर इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि आखिर सर्वे टीम संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए क्यों पहुंची थी, तो हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है। सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है। संभल में जो हरिहर मंदिर है, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारी आस्था का केंद्र है और हमारे बिलीफ और फेथ के अनुसार यहाँ पे 10 अवतार में से कल की अवतार इसी जगह पे होना है। 1529 में बाबर ने इस जगह को मंदिर को तोड़ के यहाँ पे तथाकथित मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी और आज उसी के लिए यहाँ पे दावा पेश किया गया है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश जारी किए थे। मस्जिद की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के बाद 7 दिन के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 19 नवंबर की शाम की हैं, जब कोर्ट का आदेश आने के बाद सर्वे टीम पुलिस और प्रशासन के साथ मस्जिद पहुंची थी। 1 घंटे तक सर्वे हुआ, लेकिन रात होने की वजह से दोबारा सर्वे की गुजारिश की गई। 24 नवंबर को संभल की बाबरी मस्जिद कही जाने वाली जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे की तारीख और वक्त तय हुआ। पुलिस के साथ सर्वे टीम मस्जिद के भीतर गई। सुबह 7:30 बजे सर्वे शुरू हो चुका था। 1.25 घंटे का वक्त बीत चुका था, लेकिन जैसे ही घड़ी में सुबह के 9:15 बजे का वक्त हुआ, मस्जिद को 3 तरफ से भीड़ ने घेर दिया। 9:15 बजे जहां हम खड़े हैं मस्जिद के पीछे, यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। अचानक जो भीड़ थी उन्होंने पुलिस को धकेलना जब शुरू किया तब और पीछे से कुछ पत्थर आए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, और क्योंकि पत्थरबाजी शुरू हुई 9:15 बजे। भीड़ कितनी थी और किस तरह पुलिस को हटाकर आगे जाना चाहती थी, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क लोगों से पटी हुई है। पुलिस के रोकने पर भी भीड़ मानने को तैयार नहीं थी और इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। संभल के डीएम के मुताबिक पहला पत्थर सुबह 9:15 बजे फेंका गया था। भीड़ उग्र होने लगी थी। सुबह 10 बजे सर्वे पूरा हुआ तो मस्जिद से इसका ऐलान किया गया। जैसे ही मस्जिद से ऐलान हुआ कि सर्वे पूर्ण हो चुका है, उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी और जो फायरिंग है वो ऊपर से शुरू हो गई। सुना आपने, सर्वे पूरा होने का ऐलान हुआ और संभल की शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ माहौल बदल गया। अचानक पत्थरबाजी तेज हो गई। सबसे बड़ा चैलेंज सर्वे टीम को सुरक्षित बाहर निकालना था। डीएम ने बताया कि टीम को हिंदू आबादी वाले इलाके से निकाला गया और उस वक्त मस्जिद के बाहर क्या माहौल था, बता रहे हैं मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान। देखिए यहाँ से अब सर्वे टीम जो है वो निकल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विष्णु शंकर शर्मा वो जा रहे हैं और कोर्ट की जो टीम है वो यहाँ पर निकली जा रही है और सुरक्षित निकाला जा रहा है, क्योंकि हालात जो है बहुत खराब हो गए हैं। देखिए शोर मचने लगा है। पत्थरबाजी करने वाली इस भीड़ को देखिए, किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं देगा क्योंकि सबने अपने चेहरों को ढक रखा है।
अचानक हुई इस पत्थरबाजी से पुलिस भी हैरान थी और बार बार दंगाइयों से शांत रहने की अपील कर रही थी। दंगा जिस वक्त भड़का उसका वीडियो छत से बनाया जा रहा था, लेकिन जब भीड़ की नजर वीडियो बनाने वालों पर पड़ी तो देखिए कैसे वो मारने का इशारा कर रहे थे। इशारे से वीडियो ना बनाने की चेतावनी दे रहे थे। दंगाइयों की भीड़ में से कुछ युवक छत की तरफ पत्थर भी फेंकते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से नहीं थी तो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कहां से और कैसे जुट गई? प्लानिंग निश्चित रूप से की गई होगी। जो नई उम्र के लड़के हैं, यूथ हैं, बिना अपने भविष्य की परवाह किए वहाँ भागे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको उकसाया तो गया है। उसकी प्लानिंग तो की गई है, क्योंकि वजह आप कोई नहीं खोज पाएंगे। उनसे भी पूछेंगे तो वजह नहीं बता पाएंगे कि मस्जिद को कोई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा था। दंगाइयों ने जब गाड़ियों में आग लगानी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। संभल की सड़कों पर हिंसा का नाक चलता रहा। घंटों तक आगजनी की लपटों में संभल सुलगता रहा और फिर रविवार दोपहर में खबर आई कि संभल हिंसा में लोगों की मौत हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस कह रही है कि हमने कोई ऐसा हथियार नहीं चलाया जिससे किसी की जान चली जाए। पुलिस के मुताबिक दंगाइयों को खदेड़ने के लिए उसने सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। सवाल यह है कि अगर पुलिस ने फायरिंग नहीं की तो संभल में जान लेने वाली गोली किसकी बंदूक से निकली? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। ये सरकार प्रायोजित हिंसा है। ये साजिश के तहत कराई गई हिंसा है। और ये सीधे सीधे अगले 50 साल का बीजेपी आरएसएस को पिच बना के दी जा रही है, एक नए बाबरी मस्जिद की पिच। विपक्ष संभल में हुए दंगों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता विष्णु जैन ने एबीपी न्यूज को बताया कि कैसे 19 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे टीम मस्जिद गई थी तो वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। अरे कह दिया ना, मैं खड़ा तो हूँ यहाँ, जाओ सब लोग पीछे हटो। 19 तारीख को जब सर्वे हुआ तो सवाल ये पूछना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्पष्ट बोल दिया था कि मस्जिद कमेटी के वकील होंगे सर्वे में, जो 2 से 3 थे नंबर में, और साथ ही साथ मस्जिद कमेटी के 5 लोग होंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के वकील होंगे और प्लेंटिफ की तरफ से 2 लोग होंगे। इतनों को ही अलाउ किया गया था वहां सर्वे करने के लिए। सांसद और विधायक पहुंचे कैसे? 500 से 600 लोगों ने मस्जिद को उस दिन अंदर घुस गए थे जब सर्वे हो रहा, तो सर्वे नहीं करने दिया गया और 25 से 30 हजार लोग चारों तरफ से घेर के नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग 19 तारीख को निकले हैं और इसीलिए और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आप वहाँ पे मौजूद कैसे थे। सवाल यह है कि अगर पहले सर्वे में भी भीड़ जमा होने लगी थी तो दूसरी बार पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर इस बात का अंदाजा था कि माहौल बिगड़ सकता है तो प्रशासन ने रिस्क क्यों लिया? विपक्ष संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने में जल्दबाजी करने का भी आरोप लगा रहा है। हिंसा और हिंसा से जुड़े अलग अलग दावे तो आपने सुन लिए। अब बारी उस विवाद की जड़ को समझने की है जिसने संभल हिंसा को जन्म दिया। एबीपी न्यूज पर ही हमने सबसे पहले संभल की शाही जामा मस्जिद के भीतर की तस्वीरें देश को दिखाई थी। दरअसल ये विवाद नया नहीं, सैकड़ों साल पुराना है। 150 साल पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई की टीम ने सबसे पहले मस्जिद का सर्वे किया था। एबीपी न्यूज संवाददाता शिवांग मिश्रा ने सबसे पहले दिखाया था कि एएसआई की 150 साल पुरानी उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये एएसआई की वही 150 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसका नाम है टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। साल लिखा है 1874 से 75, यानी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। एएसआई की इस रिपोर्ट के पेज नंबर 37 पर संभल का नाम है। रिपोर्ट में लिखा है
कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि संभल में कई मुसलमानों ने बात करते हुए ये स्वीकार किया था कि मस्जिद पर लिखा बाबर का नाम एक धोखाधड़ी है और रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों ने ताकत के बल पर इस इमारत पर कब्जा किया था। दावा यहाँ तक किया जाता है कि इन सभी गुंबदों को राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। एएसआई ने 150 साल पहले अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के बाहर और अंदर के खंभों पर चढ़े प्लास्टर के पीछे असल में हिंदू मंदिर के खंभे छुपे हैं जिन्हें प्लास्टर से ढका गया है। एबीपी न्यूज एक बार फिर से आप सभी से अपील करता है कि सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अफवाहों से दूर रहे। भारत की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।